हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया पब्लिकेशन का खाकी सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो भारत को टोटल 6 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जिसमें शामिल है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, उसके बाद द्वीप समूह है और एक भारतीय रेगिस्तान। इन 6 रूपों में भौतिक विभाजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी जो है भारत में अवस्थित नहीं है। तो इसमें गुरला मंदाता, देखिए गुरला मंदाता जो है यह पश्चिमी तिब्बत में नेपाल की ओर उत्तर पश्चिम सीमा के निकट है। तो गुरला मंदाता जो है यह भारत में स्थित नहीं है। उसके बाद नामचा बरवा, तो नामचा बरवा चोटी जो है अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट दक्षिण पूर्वी तिब्बत जो है चीन में स्थित है। तो यह भी भारत में नहीं है। इसमें से कॉमेट जो है यह कॉमेट उत्तराखंड में है और नंगा पर्वत जो हो जाएगा यह जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। तो 2, 3 और 4 जो है भारत में स्थित है, लेकिन 1 और 2 जो है भारत में स्थित नहीं है। तो पूछा गया है नहीं है, ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मिलान करना है। सूची 1 में दोआब क्षेत्र का नाम है और सूची 2 में नदी का नाम दिया गया है। तो इसमें बताना है कि कौन सा दोआब क्षेत्र जो है किन किन नदियों के बीच में आता है। सबसे पहले है बिष्ट दोआब। तो बिष्ट दोआब जो है यह सतलज और ब्यास के बीच में आता है। तो इसका मिलान हमारा 3 हो जाएगा। उसके बाद है बारी दोआब। तो बारी दोआब जो है ब्यास और रावी के बीच में आता है। तो ब्यास और रावी, यह ऑप्शन मिलान इसका 2 हो जाएगा। रचना दोआब, देखिए रचना दोआब जो है यह चिनाब और रावी यानी रावी और चिनाब के बीच में है। तो इसका मिलान हमारा 1 हो जाएगा। और चाज क्षेत्र जो है चाज दोआब यह चिनाब तथा झेलम के बीच में हो जाएगा। आंसर की बात करते हैं तो सबसे पहले 3 हो जाएगा, फिर 2, फिर 1 और फिर 4। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए चौथा क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात जो है ऊंचा है। तो यहाँ पे इनमें से बताना है कौन सा ऊंचा है। तो हो जाएगा नोहकाली कई जलप्रपात। नोहकाली कई झरना जो है यह भारत के मेघालय में स्थित है। तो इसको याद रखेंगे कि यह जो है मेघालय में स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा छलांग वाला झरना है, जिसका ऊंचाई जो है लगभग 1115 फीट है। 1115 फीट यानी इसको मीटर में चेंज करेंगे तो यह 340 मीटर हो जाएगा। साथ ही बात करते हैं क्योटी जलप्रपात का। तो जो क्योटी जलप्रपात है, तो क्योटी जलप्रपात यह मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित है। और एक है रकीम कुंड जलप्रपात। तो रकीम कुंड जलप्रपात जो है यह बिहार में है, इसका ऊंचाई 168 मीटर है और यह गायघाट नदी पर निर्मित है, जो रोहतास पठार में ओसैन नदी की एक सहायक नदी है। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऊंचा जलप्रपात का नोहकाली कई जलप्रपात। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है। तो पौधों को सबसे अधिक पानी जो मिलता है यह चिकनी मिट्टी से मिलता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चिकनी मिट्टी जो होता है अपने महीन कणों के कारण सबसे लंबे समय तक पानी को रोक करके रखती है, जो छोटे छोटे छिद्र बनाते हैं और केशिका क्रिया के माध्यम से पानी को बनाए रखते हैं। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद, 50% तक मृतिका और बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है और इसमें वायु का आवागमन जो होता है कम होता है, जिससे जल क्रांति हो जाती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 और 2 को इसमें भी मिलाना है। तो सबसे पहले सूची 1 में वन का प्रकार दिया हुआ है और सूची 2 में प्रदेश का नाम दिया हुआ है। तो इसमें मिलान करना है, तो हम लोग मिलान देख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है यह तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसका मिलान 4 हो जाएगा। उसके बाद है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो शुष्क पर्णपाती वन जो है यह मध्य गंगा क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद अल्पाइन, तो अल्पाइन जो है अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं अल्पाइन। उसके बाद उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो है यह सह्याद्री में पाए जाते हैं। तो इसका मिलान हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमारा आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। 4, 3, 1, 2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं। तो यहाँ पे मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया
तीनों बांध के बारे में बोला गया है कि किस नदी पर बनाया गया है, तो यह बराकर नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका निर्माण जो है दामोदर की सहायक नदी है बराकर। दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया था। और भागीरथी नदी पर टिहरी बांध, जो भागीरथी है इस पर बनाया गया है टिहरी बांध। और नर्मदा नदी पर जो है नर्मदा पर बनाया गया है एक सरदार सरोवर बांध, तो याद रखेंगे। और तिलैया बांध, बेल पहाड़ी बांध और मैथन बांध जो है यह बराकर नदी पर स्थित है। साथ ही हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बांध को याद रखेंगे, जैसे एक है इदुक्की बांध। तो इदुक्की जो है यह पेरियार नदी पर केरल में है। उसके बाद राणा सागर बांध जो है, राणा सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, तीनों चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में और राजस्थान में है। एक है फरक्का बांध जो हुगली नदी पर है पश्चिम बंगाल में। उसके बाद एक है रिहंद बांध, रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है। एक है करजन बांध, तो करजन बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन है कि गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि, तो गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पकने की अवधि में पाला गिर जाए। ऑप्शन हमारा बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गन्ना जो होता है उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा होता है और इसके लिए उच्च तापमान मतलब 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए होता है। और वर्षा जो इसमें 75 से 100 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और पकने की अवधि में पाला जो होता है गन्ना में शर्करा की मात्रा को कम कर देता है और फसल के उत्पादन को प्रभावित भी करता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले है समुद्री गाय, जिसको हम लोग बोलते हैं डुगोंग। तो डुगोंग जो है कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है, जो कि सही दिया हुआ है। उसके बाद है भौंकने वाला मृग। तो भौंकने वाला मृग जो होता है यह सुंदरवन जैव मंडल नीचे में पाया जाता है, यह भी सही दिया हुआ है। उसके बाद है शिरवानी पहाड़िया। तो शिरवानी पहाड़िया जो है यह नीलगिरी जीव मंडल में स्थित है। तो यहाँ पे मन्नार की खाड़ी जैव मंडल दिया हुआ है, जो कि गलत दिया हुआ है। यह मन्नार नहीं बल्कि नीलगिरी जैव मंडल में स्थित है। तो यहाँ पे सिर्फ 1 और 2 जो है मिलान सही दिया हुआ है, 1 और 2। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत है। सबसे पहले है पतरातू। तो पतरातू जो है यह ताप विद्युत केंद्र है, तो ताप विद्युत केंद्र हो जाएगा पतरातू। उसके बाद झाकरी जल विद्युत परियोजना हो जाएगा, यहाँ पे जल विद्युत केंद्र हो जाएगा। कल्पक्कम जो हो जाएगा नाभिकीय विद्युत केंद्र हो जाएगा, यह भी सही है। कोरबा, तो कोरबा जो है ताप विद्युत केंद्र, यहाँ पे पवन लिखा गया है, यह जो हो जाएगा ताप विद्युत केंद्र है कोरबा। तो ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक जल डमरू मध्य जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे अधिक निकट हो जाएगा बेरिंग जल डमरू मध्य। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके पूर्व से अथवा पश्चिम से 180 डिग्री पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा स्थित है और पूर्व तथा पश्चिम में 180 डिग्री का सर्वाधिक निकट का देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से सर्वाधिक निकट होगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सूची 1 और 2 को इसमें मिलान करना है। सबसे पहले सूची 1 में पर्वत शिखर का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में महाद्वीप का नाम दिया हुआ है कि किस महाद्वीप पर यह अवस्थित है। तो पहला है कोसिस्को। तो कोसिस्को जो पर्वत शिखर है यह स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, इसका मिलान हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में यह अवस्थित है कोसिस्को और ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि का सबसे ऊंचा पर्वत कोसिस्को हो जाएगा। उसके बाद है मैकिन्ले। तो मैकिन्ले पर्वत जो हो जाएगा यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है, इसका मिलान 4 हो जाएगा। यह अलास्का का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। 2015 में इसका नाम जो है चेंज करके डेनाली करने का निर्णय किया गया था। उसके बाद है अल्बूस। तो अल्बूस जो है यह यूरोप का हो जाएगा अल्बूस। रूस और यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर जो हो जाएगा अल्बूस हो जाएगा। उसके बाद है किलिमंजारो। तो किलिमंजारो जो है यह तंजानिया में स्थित है और यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा किलिमंजारो। तो इसका मिलान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमारा आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा 3, 4, 1, 2। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है। तो बाल्कन देश नहीं है पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो हो जाएगा यह बाल्कन कंट्री नहीं होता है।
देखिए बाल्कन कंट्री जो होता है ये पूर्वी यूरोप का विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र है जो बाल्कन प्रदेशों के आसपास स्थित होता है। और इसमें शामिल देश अल्बानिया, उसके बाद बोस्निया, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया आदि जो है इसमें शामिल है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित गर्म जल कुंडों में बिहार का सबसे गर्म जल कुंड कौन सा है? तो बिहार का सबसे गर्म जल कुंड जो हो जाएगा यह हो जाएगा ब्रह्म कुंड। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ब्रह्म कुंड जो है यह बिहार के राजगीर में स्थित है और यह कुंड जो है हमेशा गर्म रहता है और इसका तापमान जो है लगभग 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। साथ ही हम लोग बात करेंगे कि बिहार में स्थित कुछ गर्म जल है, जैसे राजगीर में स्थित है सप्तधारा, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड। वैसे ही मुंगेर में स्थित है लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड, श्रृंगार कुंड, उसके बाद है पंचतर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भरारी कुंड। और एक है गया में, तो गया में सिर्फ एक अग्निकुंड है। तो याद रखेंगे एक गया में सिर्फ एक ही है, तो इसको इंपॉर्टेंट हो गया, आप लोग इसको याद रखेंगे, गया में है अग्निकुंड। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन नगर जो कि 3 भागों में विभक्त था तो हो जाएगा धौलावीरा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह जो था 3 भाग किला, मध्यनगर और निचला नगर में विभाजित था। और धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है और 2021 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे घोषित भी किया गया था। साथ ही बात करते हैं कि धौलावीरा का खोज कब किया गया था? तो धौलावीरा का खोज जो है यह 1967-68 ईस्वी में किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जेपी जोशी ने किया था और यह 7 प्रमुख हड़प्पा स्थलों में से चौथा सबसे बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न का सही मिलान करना है। सबसे पहले बौद्ध परिषद का नाम लिखा हुआ है, फिर उसके बाद अध्यक्ष का नाम लिखा हुआ है। प्रथम बौद्ध परिषद जो हुआ था यह अजात शत्रु के काल में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे यह थे महाकश्यप, तो इसका मिलान हो जाएगा 2। उसके बाद दूसरा बौद्ध परिषद जो हुआ था इसके अध्यक्ष थे साबाकामी, तो साबाकामी हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका मिलान 3। तीसरा बौद्ध परिषद जो हुआ था इसके हो जाएंगे मोगलीपुत्र 30 हो जाएंगे और चौथा बौद्ध परिषद जो हुआ था इसके अध्यक्ष रहे थे वसुमित्र, तो इसका मिलान 1 हो जाएगा। आंसर की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा और फिर 1 हो जाएगा। 2 3 4 1 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन देखिए 2 3 4 1, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन है कि चीनी स्रोत के अनुसार जो है श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो भेजा गया था समुद्रगुप्त के पास। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त शासक समुद्रगुप्त जो है इसका समकालीन श्रीलंका सिंहल का शासक मेघवन या मेघवर्मन था। और चीनी स्रोतों से पता चलता है कि मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक दूत मंडल भेजा था और गुप्त नरेश की आज्ञा से उसने बोधि वृक्ष के उत्तर में श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक भव्य विहार का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है बलवन के संबंध में सही नहीं है? इसमें बोला गया है कि सही नहीं है तो गलत को चूज करना है। सबसे पहला है उसने नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जो कि सही दिया हुआ है। दूसरा है उसने इक्तदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया था। देखिए गलत दिया हुआ है क्योंकि इक्तदारी व्यवस्था को शुरू किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 और 2 को इसमें मिलाना है। तो सूची 1 जो है इसमें दार्शनिक का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में सिद्धांत दिया हुआ है। तो सबसे पहले हो जाएंगे रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य जो है विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक हो जाएंगे, तो इसका हमारा मिलान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद माधवाचार्य, माधवाचार्य जो है यह द्वैतवाद के प्रतिपादक हो जाएंगे। उसके बाद निम्बकाचार्य जो है यह द्वैतवाद के प्रतिपादक हो जाएंगे। उसके बाद शुद्धाद्वैतवाद के बल्लभाचार्य हो जाएंगे, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा 4 3 2 1 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं 4 3 2 1, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। तो मदद ए मास जो है यह मुगल प्रशासन के बारे में पूछा गया है।
तो मदद ए मास जो हो जाएगा विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि थी, उसी को मदद ए मास कहा जाता था। और यह शयूर गल भी कहा जाता है। और दान में दी जाने वाली समस्त भूमि का जो निरीक्षण है सद्र करता था, तथा सद्र का यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न होने दे और यह भूमि जो है स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप में हमेशा के लिए रहती थी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो सबसे पहले है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह अस्थाई बंदोबस्त लाया था। देखिए 1793 में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली को शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, जबकि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता जो नियम है यह शुरू किया गया था जॉन लॉरेंस के द्वारा, लेकिन यहाँ पे वेलेस्ली दिया हुआ है। उसके बाद सहायक संधि की बात करते हैं तो सहायक संधि जो है यह वेलेस्ली के द्वारा दिया गया था, यहाँ पे डलहौजी लिखा गया है। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है यह किया गया था डफरिन के काल में, लेकिन यहाँ पे कैनिंग दिया हुआ है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहटा पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना कब की गई थी। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना जो की गई थी 1928 में की गई थी, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और नवंबर 1929 में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई और इसके सचिव बने थे श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था और इसके सचिव NG रंगा को बनाया गया था। देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन जो हुआ था यह सोनपुर में 1929 में हुआ था पहला सम्मेलन। उसके बाद दूसरा सम्मेलन हुआ था गया में 1934 में हुआ था, दूसरा 1934 में हुआ था और तीसरा जो है 1935 में यह हाजीपुर में हुआ था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था। तो ये हो जाएंगे राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अक्टूबर 1924 में सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद आदि लोगों ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किया था और इसके द्वारा जो है 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग में काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर जो है लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डाल करके सरकारी खजाना को लूटा गया था और यह घटना जो है काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई और यूपी गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे। यह किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो है यह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और इन्होंने नहीं महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान के साथ लेकिन मुंह बंद करके व्यतीत करें। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था। तो यह था दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह सम्मेलन जो है लंदन में 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक चला था और इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था, लेकिन गतिरोध के कारण जो है सम्मेलन 1 दिसंबर को ही समाप्त घोषित कर दिया गया था। और वापस लौटने पर गांधी जी ने कहा, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें एक में घटना दिया हुआ है और दूसरा सूची में परिणाम दिया हुआ है, तो इसमें मिलान करना है हमें। सबसे पहले है मार्ले मिंटो सुधार। देखिए मार्ले मिंटो सुधार जो है यह 1909 के बारे में पूछा गया है कि मार्ले मिंटो सुधार जो है यह सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आया था, तो इसका मिलान जो हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। उसके बाद साइमन कमीशन गठन, तो साइमन कमीशन का गठन यह 1927 में गठन हुआ था और देशव्यापी आंदोलन रहा था, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद है चौरा चौरी घटना, तो चौरा चौरी घटना जो है 1922 में हुई थी चौरा चौरी घटना और असहयोग आंदोलन का वापस लिया जाना, इससे हमारा मिलान हो जाएगा। उसके बाद दांडी मार्च जो है नमक का अवैध निर्माण हो जाएगा, हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा 4 हो जाएगा और दांडी मार्च हो जाएगा
1930 में। आंसर देखेंगे तो ए का हो जाएगा, सबसे पहले ए का 3 हो जाएगा, उसके बाद बी का 1 हो जाएगा, सी का 2 और डी का 4। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति जो है 1789 और रूस की क्रांति जो है 1917 का एक सामान्य कारण क्या था? तो फ्रांस की क्रांति की बात करते हैं और रूस की क्रांति, तो यह आर्थिक असमानता और सामाजिक असंतोष इसका कारण हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है, यह सोवियत संघ के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1917 की रूसी क्रांति का एक प्रमुख परिणाम क्या था? तो 1917 की रूसी क्रांति का एक प्रमुख कारण हो जाएगा सोवियत संघ का निर्माण। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सत्ता हथियाने के बाद वाल्शेविकों ने नियंत्रण मजबूत किया और रूसी गृह युद्ध जब हुआ था 1918 से 22 में, तो उन्होंने जीत लिया और रूस को अन्य क्षेत्रों के साथ एक समाजवादी सरकार के तहत एकजुट किया, जिससे आधिकारिक तौर पर सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ का गठन हुआ था। और फरवरी क्रांति के बाद संवैधानिक राजशाही पर विचार किया गया था, लेकिन बोल्शेविक सत्ता हथियाने के बाद इसे खारिज कर दिया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीत करके बड़े समय अंतराल के बाद जो है अपनी सरकार बनाई है? तो हो जाएगा 48 सीटें जीत करके। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दिल्ली विधानसभा के लिए 5 फरवरी 2025 को संपन्न चुनाव में भारी बहुमत प्राप्त करके बीजेपी ने 27 वर्षों के अंतराल के बाद जो है सत्ता में जहां वापसी की है, वहीं पिछले 2 कार्यकालों में सत्तारूढ़ रही है आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी को करारी पराजय का सामना करना पड़ा है इस चुनाव में। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि वैश्विक सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो है 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो वैश्विक सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का रैंक 99 हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत का पड़ोसी देश भूटान जो है, भूटान का स्थान जो है 74वां हो जाएगा। उसके बाद नेपाल का स्थान जो हो जाएगा 85वां हो जाएगा। बांग्लादेश 114वें नंबर पे है। पाकिस्तान का स्थान 140 हो जाएगा और भारत 2024 में 109वें स्थान पर था, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है कि 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री या शुभांशु शुक्ला बने हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 25 जून को शुभांशु शुक्ला और 3 अंतरिक्ष यात्री पोलैंड से स्लावावोस उजनान्स्की, उसके बाद हंगरी से टिबोर कापू और अमेरिका के पैगी विटसन जो है फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से एक्सियम 4 मिशन को ड्रैगन अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए थे। और स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 रॉकेट है लगभग 28 घंटे की यात्रा के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर डॉक किया था। देखिए, राकेश शर्मा जो है 1984 में सोयूज T11 से 3 अप्रैल 1984 को बैकनूर कोस्टोडोम से उड़ान भरी थी और 11 अप्रैल को सोयूज T10 पर सवार होकर के पृथ्वी पर वापस लौटे थे। बात करते हैं शुभांशु शुक्ला के, तो ये उत्तर प्रदेश के हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में नव्या योजना शुरू की गई है? तो नव्या योजना जो है यह उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस योजना को जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिल करके शुरू किया है। देखिए, नव्या का जो फुल फॉर्म है यह हो जाएगा न्यूट्रिंग एस्पिरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंस गर्ल्स। साथ ही याद रखेंगे, एक है पंचामृत योजना। तो पंचामृत योजना और बाल श्रमिक विद्या योजना, यह भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर है कि मिजोरम और गोवा के बाद कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला देश का तीसरा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा जो है इसको उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत जो है पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। और उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो है केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित एक ऐसी योजना है जिसका कार्यान्वयन जो है 2022 से 27 तक प्रभावित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34
मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को मंजूरी दी गई है। यह योजना किस राज्य सरकार द्वारा संचालित की जाएगी? तो यह बिहार सरकार के द्वारा संचालित की जाएगी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह कार्यक्रम में सुविधा के लिए सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण किया जाएगा। साथ ही याद रखेंगे, जैसे यहाँ पे झारखंड के बारे में दिया हुआ है, उसके बाद मध्य प्रदेश के बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले याद रखेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना चलती है। उसके बाद लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 है। ई स्कूटी मध्य प्रदेश का ही है। उसके बाद मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना है। गुजरात में चलती है एक गृह लक्ष्मी योजना। उसके बाद राजस्थान में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, यह भी राजस्थान का हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में स्केचर्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो स्केचर्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर कार्तिक आर्यन को बनाया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक है एक्सचेंज कंपनी थॉमस कुक है और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कार्तिक आर्यन। ऑडी इंडिया के नीरज चोपड़ा बने हैं। मालदीव पर्यटन के बने हैं ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ। पूमा इंडिया के पीवी सिंधु हैं और टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विकी कौशल है। तो इन सभी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल जो है किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल को यह लॉन्च किया गया है, यूपीएससी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस पोर्टल पर निजी कंपनियां और सरकारी संस्थाएं पोर्टल पर लॉगिन करके अकाउंट बनाएगी और वे उन उम्मीदवारों को जानकारी देख सकेंगी जो इंटरव्यू में चयनित नहीं हुए हैं, फिर भी वे उम्मीदवार से सीधे संपर्क कर सकेगी। बात करते हैं यूपीएससी का, तो यह संवैधानिक निकाय है और इसका वर्णन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 के बीच में किया गया है। और यूपीएससी का जो स्थापना किया गया था, यह किया गया था 1 अक्टूबर को 1926 में यूपीएससी का स्थापना किया गया था और ली आयोग के सिफारिश पर किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूँ नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूँ नामक पुस्तक जो लिखा गया है यह आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे जो ऑप्शन में दिया हुआ है मरजाने सतरापी, तो मरजाने सतरापी जो है इन्होंने लिखा है वुमेन लाइफ फ्रीडम, वुमेन लाइफ उसके बाद फ्रीडम। तो यह बुक का नाम है, यह लिखा गया है मरजाने सतरापी के द्वारा। उसके बाद साथ ही याद रखेंगे एक बुक है द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ, यह लिखा गया है पूजा पुजारा के द्वारा। उसके बाद द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा जो है यह पंकज मिश्रा के द्वारा लिखा गया है। एक है विटनेस बुक जो है यह साक्षी मलिक के द्वारा लिखा गया है। तो इन सभी बुक को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में ईरान ने कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया था ऑपरेशन हेराल्ड ऑफ विक्ट्री। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका के द्वारा जो है ईरान के परमाणु ठिकानों पर मिसाइल हमले के जवाब में ईरान ने ऑपरेशन हेराल्ड ऑफ विक्ट्री के तहत कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों विशेष करके अल अद उदैद एयरबेस पर बमबारी किया है। देखिए, हम लोग याद रखेंगे कि एक था ऑपरेशन केलर। तो ऑपरेशन केलर जो है जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के खिलाफ शुरू किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर जो है पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकाने पर हमला किया है। ऑपरेशन सिंधु जो है ईरान से भारतीय को वापस लाने के लिए शुरू किया गया है। उसके बाद एक है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 जो है यह ईरान ने इजराइल पर हमला किया है। ऑपरेशन मिडनाइट है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। एक है ऑपरेशन करुणा। तो ऑपरेशन करुणा जो है चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए किया गया है। ऑपरेशन टिक्का है। तो ऑपरेशन टिक्का जो है भारतीय सेना के द्वारा आतंकवाद विरोधी अभियान है। और एक है ऑपरेशन राइजिंग लायन। तो ऑपरेशन राइजिंग लायन जो है इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेले के दौरान बेहतर संगठन और प्रशासन की सुविधा के लिए महाकुंभ मेला जिला नामक एक नया जिला घोषित किया था। यह कौन सा जिला होगा? तो यह
उत्तर प्रदेश का 76वां जिला था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले ऑलरेडी थे, तो इसलिए इसे 76वां जिला बनाया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास थीम के साथ हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया है। तो यह हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, और इसका थीम था प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के परमाणु छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर जो है SMR मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित होगा। तो यह किया जाएगा बिहार में। देखिए, पटना में पूर्वी क्षेत्र के विद्युत मंत्रियों की 5वीं बैठक के दौरान केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा किया है, और बिहार में लघु मॉड्यूलर रिएक्टर यानी SMR तकनीक पर आधारित परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है, और इसका निर्माण जो है बिहार के नवादा जिले में किया जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। 42 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थ्री से नवाजा गया है। यह सर्वोच्च सम्मान किस देश के द्वारा दिया गया है। तो यह दिया गया है साइप्रस के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन के मेंस सिंगल फाइनल्स में किसने फ्रेंच ओपन 2025 अपने नाम किया है। तो ये हो जाएंगे कार्लोस अल्काराज। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कार्लोस अल्काराज ने जैनिक सिनर को पराजित किया है, और अल्काराज ने लगातार दूसरी बार फ्रेंच ओपन में यह खिताब जीता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर क्वेश्चन है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 जो है यह विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबिकुन दोनों को दिया गया है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर क्वेश्चन है कि समाचारों की सुर्खियों में रहे एस्फेरेक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो इसमें से सही को चूज करना है एस्फेरेक्स के बारे में। तो सही जो हो जाएगा, सबसे पहले बोला गया है एस्फेरेक्स जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स एप्रोच ऑफ रीऑनाइजेशन एंड आइस एक्सप्लोरर का संक्षिप्त नाम है, जो कि गलत दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा है यह एक अंतरिक्ष दूरबीन है, यह भी गलत है। तीसरा है यह ब्रह्मांड का मानचित्रण करेगा, और 2 प्रकार के ब्रह्मांडीय प्रकाशों ऑप्टिकल तथा इंफ्रारेड का पता लगाएगा। तीसरा भी गलत दिया हुआ है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा या चौथा हो जाएगा। यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा तथा भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का एक संयुक्त उपक्रम है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। 46 नंबर क्वेश्चन है कि इसरो के द्वारा अपने प्रक्षेपण यान PSLV C59 के जरिए प्रोबा 3 मिशन का सफल परीक्षण किया गया है। इस बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया हुआ है। देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि इसे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा है यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है, यह भी सही दिया हुआ है। तीसरा है प्रोबा 3 जो है प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड ऑटोनोमी में 2 उपग्रह हैं, यह भी सही दिया हुआ है। और प्रोबा 3 मिशन जो है मांग पर सूर्य ग्रहण बनाने में सक्षम होगा, यह भी सही है। तो इसमें सभी स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति होती है भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची 1 तथा सूची 2 को मिलान करना है। देखिए, सूची 1 जो है इसमें प्रावधान दिया गया है, सूची 2 जो है इसमें स्रोत दिया हुआ है कि कौन से प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं। सबसे पहला है विधि का शासन। तो विधि का शासन जो है यह ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से लिया गया है, इसका मिलान हमारा 2 हो जाएगा। उसके बाद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो होती है यह लिया गया है जापान से, तो इसका मिलान 3 हो जाएगा।
उसके बाद राष्ट्रपति के विचारार्थ जो राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखा जाता है उसको लिया गया है कनाडा से, तो इसका मिलान हमारा 4 हो जाएगा। उसके बाद विस्तृत उभयनिष्ठ सूची जो है यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, तो इसका मिलान जो हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। आंसर की बात करते हैं तो यह 2 3 4 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं 2 3 4 1 ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत दिया हुआ है। सबसे पहले है भारतीय संविधान का अनुच्छेद दिया गया है और दूसरा में संबंधित राज्य दिया गया है। तो सबसे पहला हो जाएगा आर्टिकल 371 का आर्टिकल 371 जो ए है या नागालैंड दिया हुआ है जो कि सही सुमेलित हो जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 371 का ख यह असम राज्य से संबंधित है, यह भी सही दिया हुआ है। उसके बाद 371 का ग, तो 371 का जो ग है यह मणिपुर होता है, मेघालय नहीं, यह हो जाएगा मणिपुर। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारा ऑप्शन सी गलत दिया हुआ है। उसके बाद अनुच्छेद 371 का जो घ है यह आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, यह दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है हमारा सी आंसर हो जाएगा क्योंकि यह 371 का ग मणिपुर की जगह पे मेघालय दिया गया है। उसके बाद आगे होता है 371 का अंग होता है आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय। 371 का च होता है जो सिक्किम से संबंधित है। 371 का छ होता है जो मिजोरम से संबंधित है। 371 का ज होता है जो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। 371 का झ होता है जो गोवा से संबंधित है और 371 का य होता है जो कि कर्नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है गलत दिया हुआ है, तो यहाँ पे गलत को चूज करना है। सबसे पहला है गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। देखिए ये बिल्कुल सही है क्योंकि गोवा जो है 1961 में आज़ाद किया गया था पुर्तगालियों से और उसके बाद 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इससे पहले उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो पहला स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। दूसरा है दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, यह भी सही है। उसके बाद तीसरा है दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन के द्वारा गोवा से अलग किया गया है, यह भी सही दिया हुआ है। उसके बाद है दादर और नगर हवेली जो है 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन कॉलोनियल के अंतर्गत थे, तो यह गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन हमारा डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि दादर और नगर हवेली जो है 1954 तक यह पुर्तगाली शासन के अधीन थे, न कि फ्रांसीसी, लेकिन यहाँ पे फ्रांसीसी लिखा गया है, तो इसीलिए डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की है? तय किया गया है मद्रास राज्य बनाम पंचकम दुराई राजन 1951 केस में किया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जनजातीय मामलों के मंत्रालय का स्थापना वर्ष है। तो भारत में जनजातीय मामलों के मंत्रालय का स्थापना 1999 में किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह मंत्रालय जो है देश में अनुसूचित जातियों यानी एसटी के एकीकृत सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्यरत है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो सबसे बड़ी संसदीय समिति यह हो जाएगी प्राक्कलन समिति। देखिए प्राक्कलन समिति जो होती है इसमें 30 मेंबर होते हैं और पूरे मेंबर लोकसभा से निर्वाचित होते हैं और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। उसी प्रकार से होती है लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति जो है इसमें 22 मेंबर होते हैं और जो 22 मेंबर होते हैं 15 मेंबर लोकसभा के और 7 मेंबर जो होते हैं राज्यसभा के होते हैं। फिर उसके बाद होती है एक सरकारी उपक्रम समिति। तो सरकारी उपक्रम समिति में टोटल 22 मेंबर होते हैं और इसमें भी 15 जो होते हैं लोकसभा के और 7 जो होते हैं यह राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं। उसी प्रकार से एक होती है याचिका समिति, इसी को बोलते हैं कमेटी ऑन पिटिशंस। तो कमेटी ऑन पिटिशंस जो है याचिका समिति, इसमें जो है 15 लोकसभा के और 10 जो है राज्यसभा के, टोटल 25 मेंबर होते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो कॉलेजियम व्यवस्था को 1993 में अपनाया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। तो राज्य की
संचित निधि का संचालन जो है यह राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है राज्य विधानमंडल, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो सरकार की पंचायती राज विशेषताओं को देखते हैं। सबसे पहले है, इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद इसका लक्ष्य जो है गाँवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना, यह भी सही हो जाएगा। और जिला परिषद में इसका सदस्य के रूप में एक सांसद होते हैं जो कि सही है। तीनों सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। देखिए 57 में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य दिया हुआ है, सही दिया हुआ है, इसके बारे में बताना है। सबसे पहला पॉइंट है कि एडम स्मिथ जो है स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे तथा वे आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक भी माने जाते हैं, तो पहला स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा है, इन्होंने 2 क्लासिकल पुस्तकों द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स 1759 में तथा एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 की रचना की है। तो दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है। तो सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है, सकल राजकोषीय घाटा बराबर होता है शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई से उधार, उसके बाद प्लस विदेशी उधार, यह होता है सकल राजकोषीय घाटा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन है कि राशन कार्ड के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। देखिए अंत्योदय कार्ड जो है निर्धनों में भी निर्धन के लिए होता है, तो ऑप्शन 1 सही है। उसके बाद एपीएल कार्ड निर्धनता रेखा से नीचे के लोग, यह गलत है। और बीपीएल कार्ड अन्य लोगों के लिए, यह भी गलत है। सिर्फ 1 सही है, ऑप्शन सी हमारा केवल 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि रेपो दर ऐसी दर है जिस पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से धनराशि को उधार लेते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा है, किसी देश के गिनी गुणांक के 1 के मान का अभिप्राय है कि उस देश की जनता में प्रत्येक की आय जो है पूर्णतः समान है, तो यह गलत हो जाएगा। देखिए जो गिनी गुणांक होता है उसका मतलब होता है कि उस देश की जनता में आय में असमानता है, और गिनी गुणांक जब 0 से 1 के बीच मापा जाता है, जहां गुणांक 0 मतलब 0 होता है, वहां आय में समानता होती है, लेकिन जब गुणांक 1 होने पर आय असमानता को प्रदर्शित करता है, तो यह गलत हो जाएगा। सिर्फ 1 सही है, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, केवल 1 सही है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है कि लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। तो लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है, तो यह हो जाएगा निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए अनुमति को प्रदान करता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। 62 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार की नीति जो है मेक इन इंडिया का उद्देश्य है। तो सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य हो जाएगा नौकरशाही का ढीलापन दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विनिर्माण की लागत को कम करना और उत्पाद को प्रतियोगी बनाना। तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही है। 1, 2, 3, 4 सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। 63 में है कि 1 माइक्रोन बराबर है। देखिए 1 माइक्रोन बोला गया यहाँ पे, तो 1 माइक्रोन जो होता है यह बराबर हो जाएगा 0.001 mm। ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 10 के पावर -3 जो होता है -3 मीटर 1 मिलीमीटर को बोलते हैं। 10 के पावर -6 मीटर होता है जो 1 माइक्रोमीटर को बोलते हैं। 10 के पावर -9 मीटर जो होता है 1 नैनोमीटर को बोलते हैं। और 10 के पावर -12 मीटर जो होता है 1 पिकोमीटर को बोलते हैं। उसी तरह से होता है 10 के पावर 3 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, 10 के पावर 6 मतलब 1 मेगामीटर, और 10 के पावर 9 मीटर जो होता है 1 गीगामीटर, 10 के पावर 12 मीटर जो होता है 1 टेरामीटर, और 10 के पावर 15 मतलब इसमें 1 पेटामीटर होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। 64 नंबर क्वेश्चन है कि रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। तो रॉकेट जो है संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस नियम के अनुसार एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात संरक्षित रहता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65।
65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति का नियम जो है लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है, इसके संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। तो यह होता है न्यूटन के गति का तीसरा नियम। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। तो 66 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत सेल परिवर्तित करता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो सोलर होता है, सौर सेल जो होता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इंजन जो होता है उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, कोयले का जलना रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, उसके बाद विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का जो प्रयोग है यह चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। 68 नंबर क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता के बीच की दूरी उसकी फोकस दूरी के पदों में तो यह हो जाएगा 2f हो जाएगा। 2f के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 है सर्वाधिक आघातवर्ध धातु है। तो सर्वाधिक आघातवर्ध धातु सोना हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे ज्यादा होता है सोना होता है, उसके बाद पीटी, उसके बाद चांदी हो जाएगा। फिर आघातवर्धक की बात करते हैं कि तो सबसे ज़्यादा जब ऑर्डर में डालेंगे तो एयू यानी सोना हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा पीटी, उसके बाद प्लेटिनम हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा एजी। एजी मतलब या सिल्वर हो जाएगा। उसके बाद एल्युमिनियम हो जाएगा। तो इन क्रम की याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा सोना हो जाएगा, फिर प्लेटिनम हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है यह चांदी हो जाएगा और फिर उसके बाद एल्युमिनियम हो जाएगा। चांदी एवं तांबा जो है विद्युत धारा के सर्वोत्तम चालक होते हैं। देखिए गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर और मरकरी जो है उत्कृष्ट धातु होती है और वायुयान के निर्माण में एल्युमिनियम मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। और सबसे भारी धातु जो होता है ओस्मियम होता है और सबसे हल्का धातु लिथियम होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी। तो परमाणु नाभिक की जो खोज किया था यह अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आप लोग और भी याद रखेंगे जैसे प्रोटॉन का खोज जो है यह गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। न्यूट्रॉन का खोज जो है यह चैडविक के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉम्सन के द्वारा किया गया था। पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन के द्वारा किया गया था। न्यूट्रिनो का खोज पाउली के द्वारा किया गया था और पाई मैसॉन का जो खोज है यह युकावा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है। तो फास्फोरस की परमाणुकता जो है यह चतुष्परमाणुक हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आर्गन जो होता है एक परमाणुक होता है, हीलियम जो होता है यह भी एक परमाणुक होता है, हाइड्रोजन द्विपरमाणुक, ऑक्सीजन द्विपरमाणुक। फास्फोरस जो है यह चतुष्परमाणुक होता है। आयरन जो होता है आयरन एक परमाणुक, उसके बाद सोडियम एक परमाणुक और कॉपर जो है एक परमाणुक होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में सभी अधातुओं को निम्न में से किसके अंतर्गत रखा गया है। तो यह रखा गया है पी ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पी ब्लॉक जो है यह आवर्त सारणी के दाएं और अंतिम 6 समूह जो है 13 से 18 में शामिल है, जहां आपको अन्य धातुओं के साथ साथ हैलोजन समूह जो है 17 और नोबल गैस जो है 18 जैसे तत्व शामिल मिलेंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन है कि जल की अस्थायी कठोरता होती है। तो जल की अस्थायी कठोरता जो होती है यह कैल्शियम के विलय क्लोराइड की विद्यमानता के कारण होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अस्थायी कठोरता का मतलब होता है कि जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है और इस कठोरता को दूर करने के लिए 2 विधि अपनाया जाता है। एक होता है उबाल कर छान लेने से और एक होता है क्लार्क विधि जो बुझे हुए चूने के प्रयोग द्वारा होता है। और जो अस्थायी कठोरता होता है इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट लवण घुले रहते हैं और यह कठोरता आसानी से दूर नहीं होता है और इसे दूर करने के लिए सोडा विधि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एक होता है कोलगॉन विधि जिसमें सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट मिला करके यूज किया जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन है टाका जो है शोल्डर किसका मिश्र धातु है। तो टाका जो है यह
टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है, जिसमें 32% टीन होता है और सीसा जो होता है यह 68% सीसा होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे एक होता है गन मेटल। तो गन मेटल तांबा, टीन और जस्ता का मिश्रण होता है। जर्मन सिल्वर जो होता है यह तांबा, जस्ता और निकल। देखिए नाम सिल्वर है लेकिन इसमें सिल्वर नहीं है। जर्मन सिल्वर जो है तांबा, जस्ता और निकल से मिलकर के बनता है। और टाका जो है टीन और सीसा से बनता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो यह होता है आरबीसी, लाल रक्त कोशिका जो होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका खोज किया गया था 1857 में अल्बर्ट वॉन कोलिमर ने किया था और 1886 में रिचर्ड ऑटमैन ने इसे बायोब्लास्ट नाम दिया था। बाद में है जो 1898 में बेंडा जो है, कार्ल बेंडा, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। साथ ही याद रखेंगे एक होता है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो होता है आत्मघात की थैली कहलाती है और राइबोसोम जो होता है यह प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है सूची 1 और 2 को। सबसे पहले सूची 1 में बीमारी का नाम दिया हुआ प्लेग। तो प्लेग जो होता है यह जीवाणु के कारण होता है। उसके बाद एड्स जो होता है यह विषाणु यानी वायरस के कारण होता है। गंजापन जो होता है यह कवक के कारण होता है और मलेरिया जो होता है यह प्रोटोजोआ के कारण होता है। हमारा आंसर हो जाएगा इसका 4, 3, 2, 1 हमारा मिलान हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा 4, 3, 2, 1 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वायरस से होने वाले जो बीमारी होते हैं उसको आप लोग याद रखिएगा। वायरस से चेचक होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, खसरा, मस्तिष्क ज्वार, पोलियो, एड्स, रेबीज, गलसुआ, ये सब वायरस से होते हैं। बैक्टीरिया से टिटनस, हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, उसके बाद डिप्थीरिया होता है, प्लेग, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, टीबी यानी ये सभी बैक्टीरिया से होते हैं। प्रोटोजोआ से मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी होता है, पेचिस होता है, काला जर होता है, फफूंद से दमा होता है, दाद, खाज, खुजली ये सब होता है, गंजापन, एथलीट फुट ये सभी फफूंदी से होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। तो 77 नंबर क्वेश्चन है कि संसार के अधिकतर खाद्यान्न फसलें जो हैं फूड क्रॉप्स किस कुल से संबंधित है। तो अधिकतर जो होते हैं ग्रामनी कुल से संबंधित होते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ग्रामनी कुल में गेहूं, मक्का, धान, गन्ना, ज्वार, जौ, जई, वोस सभी आते हैं। सोलोनेसी में आलू, बैगन, तंबाकू, टमाटर इत्यादि आते हैं। उसके बाद होता है लेगुमिनोसी। तो लेगुमिनोसी में जो है सभी दाल आते हैं, कत्था, इमली, लाजवंती, अशोक, शीशम। क्रूसीफेरा में मूली, सलजम, सरसों, फूलगोभी इत्यादि जो है यह क्रूसीफेरा में आते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण हो जाएगा प्रोटोजोआ। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इनमें जो है एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ जो है एंट अमीबा हिस्टोलिका का संक्रमण मनुष्य में 30 से 40 वर्षों के लिए बना रहता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। तो 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण यह जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कोशिका में राइबोसोम पाया जाता है और इसमें प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है तो हो जाएगा अंडाशय, यानी ओवी जो है स्त्री का हो जाएगा, मादा का हो जाएगा। और प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है और अंडाशय उदर के निचले भाग में श्रोणि गुहा में दोनों ओर दाएं एवं बाएं एक एक स्थित होते हैं और प्रत्येक अंडाशय एक अंडाकार रचना होती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन है कि वृद्धि हार्मोन कार्य करता है। तो वृद्धि हार्मोन जो है यह काम करता है कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में भी काम करता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है। तो अशुद्ध रक्त का संचार पल्मोनरी धमनी करता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को हम लोग कोरोनरी धमनी बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है पल्मोनरी धमनी जो अशुद्ध रक्त का संचरण करता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। इसमें मिलान करना है। सूची 1 जो है इसमें तेल शोधक शाला का नाम है और उसके बाद किस राज्य में स्थित है उसके बारे में है। सबसे पहले है बरौनी। तो बरौनी जो है यह बिहार में स्थित है। उसके बाद है बोगाई गांव। तो बोगाई गांव यह असम में स्थित है।
बीना जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और कोयली जो है यह गुजरात में स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 1 4 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, 2 1 4 3। देखिए 2 1 4 3 ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। तो 85 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न संगठनों में से किस संगठन का मुख्यालय जो है या सचिवालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। तो सबसे पहले है IAEA मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया में है। उसके बाद यूनिडो, तो यूनिडो बोलते हैं जो यूनाइटेड नेशन, ये UNODC। तो UNODC जो है इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। तो इसका मुख्यालय जो है यह भी ऑस्ट्रिया में स्थित है। यूनिडो जो है इसका मुख्यालय भी ऑस्ट्रिया में स्थित है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा सभी हो जाएगा, सभी का मुख्यालय ऑस्ट्रिया में स्थित है और इसका राजधानी वियना हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले है प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में इसको शुरू किया गया था प्रोजेक्ट एलिफेंट को। प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल को 1975 में शुरू किया गया था। और उसके बाद हो जाएगा इंडियन राइनो विजन 2020, इसे 2005 में शुरू किया गया था। देखिए ऑप्शन देखते हैं, यह हो जाएगा 4 2 1 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, 4 2 1 3। तो 4 2 1 3 4 2 1 3 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। तो 86 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों का कौन सा एक समूह जो है आसियान के सदस्य देश हैं। तो आसियान के सदस्य देश में आ जाएंगे कंबोडिया, ब्रुनेई, लाओस आ जाएंगे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आसियान जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होता है। और आसियान जो है, आसियान का स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया था। और आसियान का आदर्श वाक्य 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी है। और आसियान का सचिवालय इंडोनेशिया के राजधानी जकार्ता में स्थित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। तो 87 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 को इसमें मिलाना है। सूची 1 में देश का नाम है और सूची 2 में राजधानी का नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले है लिथुआनिया। तो लिथुआनिया का राजधानी जो है यह हो जाएगा विनियस। उसके बाद है अल्बानिया। अल्बानिया का राजधानी यह हो जाएगा तिराना। उसके बाद माली का राजधानी बमाको होता है, तो माली का बमाको। और लिचेस्टिन जो है इसका राजधानी होता है वादुज। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा 2 3 1 4। तो 2 3 1 4 देख लेते हैं, 2 3 1 4 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे, एक है फिलीपींस का राजधानी मनीला होता है और यमन का राजधानी जो है यह शाना होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। 88 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था। तो INC के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था 1938 में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय योजना समिति के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और इस समिति का उद्देश्य था औद्योगिकरण पर आधारित भारत के आर्थिक विकास के लिए व्यापक योजना का निर्माण करना। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। 89 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ टू बी हैप्पी पुस्तक के लेखक थे। तो हाउ टू बी हैप्पी पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ बुक है आप लोग याद रखेंगे, जैसे इंद्राणी मुखर्जी का बुक है, उसका नाम है अनब्रोकन। उसके बाद एक बुक है अर्जुन संपत का द बिजनेस लीजेंड्स ऑफ इंडिया। उसके बाद परिमल नाथवानी, तो परिमल नाथवानी के द्वारा लिखा गया है कॉल ऑफ द गिर। देखिए कॉल ऑफ द गिर, कॉल ऑफ द गिर यह लिखा गया है परिमल नाथवानी के द्वारा। तो इस बुक को भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद सेन वाटसन के द्वारा लिखा गया है द विनर्स माइंड सेट। उसके बाद दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी के साथ जो है पूजा पांडे, यह लिखा गया है द बुक ऑफ कंपेशन, इनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन है एशियज कप किस खेल से संबंधित है। तो एशियज कप जो है यह क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन हमारा ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रमुख खेल जो होते हैं और उनसे संबंधित शब्दावली जो होती है उसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे पोलो से संबंधित होता है बंकर, मैलेट, चुक्का, ये सभी पोलो से संबंधित होता है। वैसे ही जो लॉन टेनिस होता है इसमें होता है स्मैश, वॉली, फॉल्ट, ड्यूस, सर्विस। बैडमिंटन से संबंधित होता है कोर्ट, फॉल्ट, डबल फॉल्ट, उसके बाद ड्यूस, यह सभी जो होता है बैडमिंटन से संबंधित होता है।
नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। तो 91 नंबर क्वेश्चन है कि तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। इस वाक्य में सर्वनाम पदों की कुल संख्या कितनी है। तो तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, इसमें 3 जो हो जाएगा सर्वनाम पद हो जाएगा। मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कौन, क्या, कोई, ये सभी जो है सर्वनाम के जगह पे आते हैं। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। 92 नंबर क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ इसमें करेक्ट ऑप्शन। आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही केम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा केम, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द साइनोनिम ऑफ द वर्ल्ड मोनोलिथिक। तो मोनोलिथिक का साइनोनिम हो जाएगा कोलोजल हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। 94 नंबर क्वेश्चन है कालिंदी का परिवाची निम्न में से क्या होगा। तो कालिंदी का परिवाची जो हो जाएगा यह हो जाएगा जमुना। देखिए लक्ष्मी जो है इसका परिवाची होता है कमला भार्गवी, सरस्वती का होता है भारती शारदा, अमृत का होता है सुधा अम्मी पीयूष सोम, अंधकार का होता है तिमिर अंधेरा और एक होता है तम। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। यहाँ पे मैथ दिया हुआ है, इसके आंसर हम टिक करा देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 95 का आंसर हो जाएगा ए, यानी इसका आंसर 90 हो जाएगा। उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है तो इसका आंसर जो हो जाएगा 96 का बी हो जाएगा, राधा और सीता हो जाएगा। उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन है। 97 नंबर क्वेश्चन है तो 97 जो रीजनिंग है इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 36 रेशियो 108 रेशियो 324 हो जाएगा। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 98 नंबर क्वेश्चन है तो 98 नंबर का आंसर जो हो जाएगा हमारा यह हो जाएगा बी हो जाएगा 6.2/3 हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा। उसके बाद 99 नंबर जो है 99 का जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 29 वर्ष, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 100 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। 100 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सी हो जाएगा 44।